गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे सब। ठीक, तो पॉलिटी में कहाँ तक चले गए हम? काफ़ी सारा हमने पढ़ लिया। बस 8-9 वीडियो हैं उसमें, लेकिन सिलेबस आपका काफ़ी सारा कवर हो गया। ठीक, तो इसमें पॉलिटी में भाग 5 हम पढ़ रहे थे। भाग 5 यानी कि चैप्टर 5 कह सकते हैं। इसका नाम क्या है? संघ, यानी कि यूनियन। ठीक है ना, संघ। कल मेरी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मेरी आवाज़ में दिक्कत हो रही। वैसे ही सब पता नहीं, आवाज़ मेरी बहुत अजीब सी है, अब और ज़्यादा ख़राब हो रही है। कल तो और भी ख़राब थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई। ठीक है, करते हैं कंटिन्यू। जैसी भी है आप बस पढ़ाई पे ध्यान देना। देखो, इसमें हमने कितने आर्टिकल पढ़ लिए पहले, कहाँ से कहाँ तक? ये 52 आर्टिकल से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 151 पर ख़त्म होता है, यानी कि 52 से लेकर 151 तक। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक चलता है ये। तो हमने इसमें 58 तक हमने कवर कर लिए थे, 58 तक। अगर हम बात करें कि 52 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 62 तक, ये जो 10 आर्टिकल है ना, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति से। सारे के सारे किसके लिए हैं? राष्ट्रपति के लिए हैं। क्या हो गया इसमें? एक सेकेंड वेट। हाँ, सारे के सारे किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो हम चलते हैं शुरू से। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58 तक ही पढ़ा था ना, 58 तक। तो इसको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 58 तक। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का पद। और कहाँ से लिया गया राष्ट्रपति का पद? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। औपचारिक यानी कि कह सकते हैं कि नाम मात्र के लिए। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो हम इस पर लिख सकते हैं कि कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है ना, कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। बहुत शॉर्ट में रिवाइज करना है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? निर्वाचन। 54 क्या कहता है? निर्वाचन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता दिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, देखो निर्वाचन मंडल, निर्वाचन के मंडल का क्या मतलब है? कि जो लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं? हम और आपके डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट देते हैं? नहीं देते। तो निर्वाचन मंडल का मतलब है राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देते हैं। कौन कौन देते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। इन तीनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित यानी कि जो इलेक्टेड हैं, जो इलेक्शन लड़कर आए हैं, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक है, क्योंकि निर्वाचित क्यों कहा गया? क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 क्या है? जो कला साहित्य और साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो जो 14 लोग हैं वो भाग नहीं लेते, वो तो सिलेक्टेड है, उनको तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड नहीं आते, इलेक्टेड आते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा? किस विधि से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा, क्या गुप्त मतदान से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इनका हमने सब कुछ अलग अलग बिल्कुल इसका का पोस्टमार्टम पूरा कर दिया था। एकल संक्रमणीय क्या है, आनुपातिक पद्धति क्या होती है, ठीक, और क्या होता है इसमें, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। किस किस तरह से इलेक्शन होता है राष्ट्रपति के, वो हमने सब क्लियर कर लिया था। इसमें फिर और क्या हो सकता है इसमें? इसके बाद अच्छा एक चीज़ होती है राष्ट्रपति का, क्या? जमानत राशि। जमानत राशि क्या होती है? जमानत राशि होती है 15,000। राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? 15,000। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ेगा, है ना, राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे आरबीआई को। 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं आरबीआई को। ठीक है ना, आरबीआई के पास 15,000 रुपये जमा कर देगा। तो 15,000 कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं भाई। राष्ट्रपति का आप इलेक्शन लड़ रहा है कोई, तो 15,000 उसके लिए कोई बड़ा अमाउंट है? बिल्कुल नहीं है। तो 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उस राष्ट्रपति को, यानी कि जितने भी उम्मीदवार हैं, किसी भी एक उम्मीदवार को टोटल वोट में से, टोटल वोट का 1/6
टोटल वोट का 1/6 से कम, टोटल वोट का 1/6 से कम मिलता है तो आरबीआई उनकी जमानत राशि जब्त कर लेता है, यानी कि आपको वापस नहीं मिलेगी, वरना वापस मिल जाती है। बात क्लियर हुई? अब सपोज़ करो कि टोटल वोट हैं, टोटल वोट 36,000 पड़ी, टोटल वोट कितनी पड़ी? 36,000। 36,000 का 1/6 हम निकालेंगे, यानी कि 6,000, 6,000। तो हर उम्मीदवार को मिनिमम 6,000 वोट मिलनी चाहिए। जिसको भी मिनिमम 6,000 वोट नहीं मिली उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अब देखो, ये 15,000 कोई ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं, कोई रख भी ले आरबीआई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेइज्जती बहुत है। जिसकी जमानत राशि जब्त हो गई, सोचो उसके लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। सब समझ लेंगे कि भाई इसका यानी कि 1/6 से कम वोट मिली है तभी तो जब्त हो गई। अब ये जो 15,000 अमाउंट है जमानत राशि का, हर इलेक्शन में होता है, छोटे से छोटे इलेक्शन से लेकर बड़े से बड़े इलेक्शन तक, यानी कि जमानत राशि आपको देनी पड़ती है। तो जमानत राशि का 1/6 वोट आपको, टोटल वोट का 1/6 वोट मिलनी चाहिए मिनिमम, उससे कम मिलती हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी यानी कि 1/6 वोट से भी कम वोट मिले, यानी कि 1/6 भी नहीं मिली लेकिन फिर भी जीत गया, हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये तो क्लियर है ना जमानत राशि क्या होता है और कितनी वोट मिनिमम मिलनी चाहिए। देखो ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे गले में दिक्कत चल रही है। देखो ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज करो हमने वोट देखी थी, 36,000 वोट थी टोटल, 36,000। अगर उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हो जाए, हम राष्ट्रपति ना लें, किसी भी इलेक्शन में ले लें, आप गाँव में का प्रधान ले लेते हैं, कोई भी इलेक्शन हो, सपोज करो टोटल 36,000 वोट पड़ी हैं, है ना, टोटल 36,000 वोट पड़ी हैं। अब 36,000 में से अब खड़े हो गए कितने, सब वहाँ पे 8 लोग खड़े हो गए। अगर उम्मीदवार बहुत ज़्यादा होंगे तो वोट ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगी भाई, सभी को कुछ ना कुछ तो वोट मिलेंगी, वोट ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो 36,000 में से हम सोच लें कि 6,000 तो एक को मिली है ना, 8 लोग हैं, 6,000 एक को मिल गई, 5,000 दूसरे को मिल गई, है ना, और कितनी 3,000 एक को मिल गई, 2,000 एक को मिल गई, 1,050 तीसरे को मिल गई। ऐसी तो होगा 5,050 यानी कि 5,500 किसी और को मिल गई, है ना, कितने हो गए, 3 3 6 लोग हो गए। ऐसे ही किसी किसी को तो बहुत ही कम मिलेंगी, 200 वोट मिली हैं बस, किसी को 500 वोट मिली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने हो गए। अब ये 36,000 से फालतू तो नहीं हो गए, 6 5 11 3 जो भी है ना, इनको जोड़ लेना जितने भी। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, अमाउंट थोड़ा कम लेते तो हम इजीली कर लेते हैं ना, अमाउंटिंग यानी कि टोटल वोट। अब अगर देखो, अगर इस टाइप से किसी को वोट मिले, अगर इस टाइप से यानी कि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हो तो वोट बहुत सारी बढ़ जाएंगी, सभी को कुछ ना कुछ तो वोट मिलेगी। अब आप ये देखो, इन सभी में अगर हम 36,000 टोटल वोट का 1/6 निकालें तो 6,000 है। टोटल 36,000 वोट का 1/6 निकालें तो इसका 1/6 6,000 है, यानी कि मिनिमम आपको 6,000 वोट मिलनी चाहिए। ये है जमानत राशि, आपकी जब्त ना हो इसलिए आपको मिनिमम 6,000 वोट मिलनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 6,000 तक ये पहुंचा है, तो बिल्कुल बॉर्डर पे। अभी इससे ज़्यादा वोट किसी को नहीं मिली तो ये जीत जाएगा। या फिर सपोज ऐसा करो, इसको भी मिल जाए, इसको अगर मैं हटा दूं 6,000 ना करके, इसको मैं कर देती हूँ इतना 5,020, तो इनमें से किसी को भी क्या 1/6 वोट मिली है? किसी को भी 1/6 वोट नहीं मिली, लेकिन फिर भी भाई जीतना तो है। जीतेगा कौन? जिसकी सबसे ज़्यादा होंगी। सबसे ज़्यादा किसकी हैं? 5,050 वाली, आई थिंक यही वाली 5,500, ये वाला जीत जाएगा। क्या इसने जो मिनिमम वोट थी 1/6 मिलनी चाहिए, क्या वो पूरा किया? नहीं, लेकिन फिर भी जीत गया। यानी कि ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। और सबकी तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी और ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। क्लियर? तो हमने निर्वाचन पूरा पढ़ लिया, तो ये वाला पोर्शन शायद जमानत राशि का रह गया था, इसलिए मैंने आपको अब बता दिया। अब चलता है आर्टिकल 55 में क्या है। आर्टिकल 55 में क्या है? कोटा। अब राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है? राष्ट्रपति का कोटा कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी, फिर टोटल में +1 और नीचे +1। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, है ना। इसमें जैसे निर्वाचन है, निर्वाचन में आपने तो देखा था कि कौन कौन वोट देते हैं।
फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है, एक एमपी के वोट की क्या वैल्यू होती है, उसका फॉर्मूला था ना। अगर एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालेंगे, एक एमएलए की वोट, तो उस राज्य की जनसंख्या, भाई जहाँ का एमएलए है, राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या है ना, बटे में क्या आ जाएंगे, कुल एमएलए, यानी कि कुल विधायक की संख्या, कुल एमएलए, और गुना में 1000, या फिर यहाँ पे लिख दो 1/1000, बात एक ही है। अगर एक एमपी की वोट निकालेंगे, एक एमपी की, तो ऊपर आएगा कुल एमएलए का वोट, कुल एमएलए का वोट, पूरे देश में टोटल एमएलए ने जितनी वोट पड़ी हैं, कुल एमएलए का वोट, बटे कुल सांसद की संख्या, क्या हो जाता है, इस पर क्लिक कर दूँ मैं, बटे कुल सांसद की संख्या, सांसद यानी कि एमपी, एमपी लिख लेते हैं, कुल एमपी की संख्या, ठीक है ना, यही तो था। तो ये एमएलए का वोट निकल गया था, एमपी का वोट निकल गया था, कोटा हो गया, ठीक, कोटा हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ा आर्टिकल 56 में 56 में क्या है, कार्यकाल। आर्टिकल 56 क्या कहता है, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 साल का, बीच में भी वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो त्यागपत्र किसको देंगे, अगर बीच में त्यागपत्र देना होगा तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 57 क्या कहता है, आर्टिकल 57 कहता है दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दोबारा निर्वाचित हो सकता है, दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो दोबारा निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है जो दोबारा बने, अकेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक साथ 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। आर्टिकल 58 क्या कहता है, आर्टिकल 58 में है योग्यता, 58 में है योग्यता। अब 59, 60 और 61 हमें पढ़ना है, 62 तक है ना। 58 में क्या है, योग्यता। योग्यता क्या क्या होती है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लेकिन चौथी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, ठीक है ना। ये तो हमने योग्यता पढ़ ली। योग्यता का मतलब होता है कि क्या क्या होना चाहिए, या कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस, क्या क्या आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये तो हो जाएगी योग्यता। लेकिन आर्टिकल 59 कहता है, आर्टिकल 59 कहता है दशा, या इसको हम कह सकते हैं कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, कंडीशन। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है, कहते नहीं कि मेरी कंडीशन है, आप ये नहीं करोगे तब आप यहाँ आ सकते हो, कुछ भी कंडीशन, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। योग्यता का मतलब ये होना चाहिए, और दशा का मतलब, कंडीशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पे वो क्या हो, पागल और दिवालिया ना होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है ना, पागल या दिवालिया ना हो। अब पागल का तो सबको पता है, लेकिन दिवालिया क्या होता है, दिवालिया वो होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो। कर्ज इतना, जैसे किसी का सपोज 10 बीघे का खेत है या बाग है ना। अब 10 बीघे की वैल्यू के हिसाब से अगर वो उसके पास सपोज 2-3 करोड़ रुपए का उधार है ना, मतलब जितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के जितना अमाउंट उसके ऊपर उधार है, तो उसको दिवालिया नहीं कहते, है ना, उसको दिवालिया नहीं कहते। क्यों, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी बेच कर अपना कर्जा उतार देगा, है ना, उसको दिवालिया नहीं कह सकते। लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी तो हो, 2-3 बीघा ज़मीन है, 2-3 बीघा उसके पास ज़मीन है, या कुछ भी प्रॉपर्टी उसकी कम है, और कर्जा लेके बैठा वो कितना 7-8 करोड़ का, या अपनी, ये कहते हैं ना कि अपनी औकात से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर्जा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो उससे दिवालिया कहते हैं, उसका दिवाला निकल गया। तो बहुत सारे जो दिवालिया, नीरव मोदी वगैरह, ये सब क्या दिवालिया घोषित कर दिया ना गवर्नमेंट ने, समझ गए। तो ये क्या होते हैं दिवालिया, ये क्या कर देती हूँ बार बार मैं समझ आ गया ना, दिवालिया क्या होता है, दिवालिया औकात से ज़्यादा जिस पर कर्जा हो वो दिवालिया होता है। अब इसको दिवालिया, देखो पागल को तो समझ आता है कि पागल को राष्ट्रपति नहीं बना सकते, वो शासन कैसे करेगा, राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है भारत का। लेकिन दिवालिया को नहीं बनाएंगे, इसका इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर इतना सारा कर्जा है, वो राष्ट्रपति बनती सबसे पहले अपना कर्जा उतारेगा, सब लुटा देगा ठीक है ना, राष्ट्रपति बनती पहले अपना कर्जा उतारेगा, सब अपना खत्म करेगा, इसलिए दिवालिया को नहीं बना सकते। तो क्या हो, पागल और दिवालिया ना हो, है ना। सेकंड नंबर पर आता है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद क्या है,
लाभ का पद जिसमें प्रॉफिट मिले। देखो लाभ का पद हमेशा क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, सरकारी नौकरी को हम लाभ का पद कहेंगे। किसी का बिजनेस है तो बिजनेस है, वो तो कोई कोई क्या कहते हैं उसका पोस्ट है ही नहीं, बिजनेस कोई पोस्ट थोड़ी ना होती है। बिजनेस है तो कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट जॉब है तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब वाला क्या हो सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उसे राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना है, तो पहले अपनी जॉब छोड़ दे, तब वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। बात क्लियर हुई। लेकिन अगर कोई लोकसभा राज्यसभा कोई मंत्री है, समझ रहे हो ना, यानी कोई सांसद है, कोई विधायक है या कोई मंत्री है, अगर कोई है ऐसा, अगर वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है तो वो क्या करे, वो उसे पहले त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाभ का पद क्या है, सिर्फ सरकारी नौकरी। और नेता, ये विधायक सांसद क्या होते हैं, ये होता है जनता के सेवक। ये क्या है, तो जनता की सेवा कर रहे हैं भाई, ये कोई लाभ का अपना फ़ायदा थोड़ी ना देख रहे हैं, कोई लाभ का पद नहीं है, वो तो सिर्फ जनता के सेवक है, जनता की सेवा कर रहे हैं। वो तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे, ठीक है, वो तो जनता के सेवक होते हैं। तो जनता के सेवक जो हैं, जनता के सेवक अगर हो तो सेवा करते रहो और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लो। जब राष्ट्रपति आप बन जाओ तब आप त्यागपत्र दे दो। बात समझ आई। यानी कि देखो, अगर सरकारी नौकरी है, पहली कंडीशन क्या है, यानी कि लाभ का पद। सरकारी नौकरी क्या है, लाभ का पद है, लाभ का पद है ना, सरकारी नौकरी है, और आपको कहाँ जाना है, राष्ट्रपति के चुनाव में जाना है। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना है, तो पहले आप क्या करो, पहले नौकरी छोड़ो, जब जाओ चुनाव करने। समझ आ गया। लेकिन अगर कोई सांसद है या विधायक है, यानी कि एमपी है, एमएलए है, या कोई नेता है, नेता भी तो भाई सांसद विधायक ही बनेंगे, ठीक, सांसद विधायक से काम चल जाएगा, क्योंकि नेता यही तो बनते हैं फिर। तो सांसद ही विधायक है, फिर उसे कहाँ जाना है, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना है। तो वो डायरेक्ट चुनाव में भाग ले, डायरेक्ट चुनाव में भाग ले, उसे अपनी कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो जनता की सेवा कंटिन्यू करता रहे, ठीक है ना। अब आपको पता है जनता की सेवा कैसे होती है, वो जनता की सेवा करता रहे। अगर वो राष्ट्रपति बन जाए, तब उसको पद छोड़ना पड़ेगा। ये थर्ड जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो यही है कि क्या हो, संसद या लोकसभा का सदस्य ना हो, संसद या विधानसभा, क्या लिखेंगे हम, क्या होना चाहिए, संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। लेकिन फ़र्क समझो, डिफरेंस समझ आ रहा है ना। डिफरेंस क्या है, अगर गवर्नमेंट जॉब है, ये तो बेचारा किधर का नहीं रहेगा, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव के यहाँ हार गया, जॉब दे गई, राष्ट्रपति भी नहीं बना। लेकिन इनके क्या है, नेताओं के दोनों हाथ घी में होते हैं, भाई राष्ट्रपति बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो हमारी वो तो चल ही रहा है, ठीक है ना। हाँ, बन जाते हैं तो यहाँ से आपको कन्फर्म छोड़ना पड़ेगा, सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, संसद की हो या विधानमंडल की हो। बात क्लियर हो गई। तो ये क्या है, ये कंडीशंस हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, संसद विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, और 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदन हो, और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, आर्टिकल 59 तक पढ़ लिया, आते हैं आर्टिकल 60 पे। इतना क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 59 आ जाओ आर्टिकल 60 पे। इसको तो मिटा दूँ। आर्टिकल 60 में है शपथ। 60 में क्या है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। देखो, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है।
है ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सपोज करो कि अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है और एट द टाइम ये नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, ये पद ही खाली हो, ये भी तो हो सकता है, वो अपना रिज़ाइन देकर चले गए हों, या फिर कुछ भी, किसी भी वजह से ये नहीं है और शपथ दिलाएं राष्ट्रपति को, फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे जो कितने होते हैं सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 31 जज होते हैं, यानी कि 30 + 1 तो हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, और 30 होते हैं न्यायाधीश, यानी कि अदर, और जो जज होते हैं इनसे छोटे। तो इन 30 में से अगर ये नहीं है, सब ये नहीं है, तो इनमें से कौन? वरिष्ठ 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 न्यायाधीश। अब वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब क्या समझ रहे हो आप? वरिष्ठ का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस्ड हो, है ना, जो एक्सपीरियंस्ड हो उसे वरिष्ठ कहते हैं, ठीक है। वो जो काफ़ी टाइम से वो अपने उसमें पद में क्या हो, एक्सपीरियंस हो, वो जो इन 30 में से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब 30 में वो भी ना हो तो और तो 30 तो बहुत है, समझ गए ना। अगर ये नहीं है तो इन 30 में से कोई भी एक राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेगा। क्लियर? आर्टिकल 60 समझ आ गया। अब आता आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितना आप मोस्ट लगा सकते हो ना लगा लो। आर्टिकल 61, क्योंकि आर्टिकल 61 में किसका जिक्र है? महाभियोग का, यानी कि इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको मैं मिटा दूं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 61 क्या कहता है? महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखो, महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाना, पद से हटाना। भाई खुद तो त्याग पत्र दे सकते हैं, खुद तो रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लगे, हम, है ना, इंडियंस को लगे कि हमारा राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा, अपना संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, तो हम राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। अब इसमें हटाने की प्रक्रिया है। पहली बात तो जो महाभियोग है, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज़ होता है ना। अगर प्रोसीजर भले ही सेम होता है, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाओगे तो प्रोसीजर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन वही चीज़ होती है। या फिर आप मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाओगे तब भी वही होता है ना, यही प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से कि लोकसभा से वोटिंग होगी, राज्यसभा से वोटिंग होगी, इस तरीके से होता है। लेकिन उसको हम कहेंगे महाभियोग जैसी प्रक्रिया, वो महाभियोग नहीं है। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ होगा? राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है? राष्ट्रपति के लिए, ठीक। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। बात क्लियर? महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अब मैंने इतने सारे आपको पढ़ा दिए कौन सी चीज़ कहाँ से ले गए। अब शुरू से यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। जब भी कोई ऐसा है ना कि ये चीज़ यहाँ से ले गई, तो बाकी पीछे के सब रिवाइज कर लिया करो। स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? देखो, जो भाग फर्स्ट था उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। सेकंड में नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से। और ये महाभियोग अमेरिका के संविधान से। अब अमेरिका से मौलिक अधिकार हो गए और ये महाभियोग हो गया, है ना। महाभियोग और मौलिक अधिकार। ब्रिटेन से दो चीज़, क्या क्या? राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति का पद हो गया ब्रिटेन से, और नागरिकता। राष्ट्रपति का पद और नागरिकता, ठीक है ना, यानी कि सिटीजनशिप। अब देखते हैं महाभियोग का प्रोसीजर कैसा होता है। रीज़न तो आप समझ के क्यों हटाएंगे? भाई संविधान के विरुद्ध कोई काम करेगा राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटा देंगे। अब हटाने का हम प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर, हटाने का प्रोसीजर क्या होगा? देखो, राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर क्या होता है? पहली बात तो हटाने के लिए, है ना, हटाने के लिए इसमें विधानमंडल का कोई हाथ नहीं होता। विधानमंडल कहाँ होती है? स्टेट गवर्नमेंट में। विधानमंडल तो स्टेट गवर्नमेंट में होती है। और राष्ट्रपति का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो हटाने का काम भी कौन करेगा? संसद करेगी, ठीक है ना। हटाने का काम भी कौन करेगी? संसद करेगी। अब संसद के दो सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ठीक है। अब इनको मैं क्या कर लूँ?
एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ठीक है, ये संसद मान लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहली बात तो जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। ठीक है ना, किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। कोई भी कह सकता है भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम राष्ट्रपति को हटाना चाह रहे हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने की। बात क्लियर? अब हटाने की शुरुआत तो कर सकते हैं, आप शुरुआत करो। हम कहाँ से शुरू, चलो हम लोकसभा से शुरुआत कर रहे हैं। अब जब लोकसभा के, सपोज लोकसभा से शुरुआत हुई, राज्यसभा से भी हो सकती है, लोकसभा से भी हो सकती है। लोकसभा के लोगों को लगा कि राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति को हटाना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत के लिए, है ना, शुरुआत के लिए क्या करेंगे ये लोकसभा के लोग, 1/4, इसका मार्कर चेंज करना पड़ेगा मुझे। इसको यहाँ लिखो। ठीक है, लोकसभा से शुरुआत कर रहे हैं हम, तो लोकसभा में 1/4 लोग, 1/4 यानी कि 1/4 क्या होता है, 25%। लेकिन संविधान में कहीं भी परसेंटेज का जिक्र नहीं है, हर चीज़ फ्रैक्शन में लिखी है। कहीं भी वोटिंग की बात आई कि 1/4 लोग, है ना, यानी कि 1/4, 2/3, 1/6, यानी कि फ्रैक्शंस में चीज़ें लिखी हैं, परसेंटेज में नहीं लिखी। लेकिन हो सकता है परसेंटेज में पूछ ले, तो 1/4 यानी कि 25%। अगर जहाँ से शुरुआत होती है, तो शुरुआत करने के लिए 1/4 लोग क्या करें, समर्थन करें, है ना, वोटिंग करें। यानी कि अगर लोकसभा के लोगों को लगा कि राष्ट्रपति को हटाना है, तो यहाँ के लोग का 25% इस बात से सहमत हो कि हाँ राष्ट्रपति को हटाएंगे। ठीक है, आप सहमत हो गए। अब होती है हटाने की प्रक्रिया शुरू। तो ये क्या है, ये शुरू करने के लिए 25%। फिर होगी इनमें वोटिंग, फिर फाइनल वोटिंग होगी कि ठीक है राष्ट्रपति को हटाना ही है। ये तो शुरुआत हो गई। प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितना होना चाहिए, शुरुआत करने के लिए 1/4 होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसको अनुमोदन करने के लिए, यानी कि अप्रूव देने के लिए, कि लोकसभा से अप्रूव हो जाए कि हम राष्ट्रपति को हमने तो हटा दिया, अब राज्यसभा की जिम्मेदारी है। अब क्या करेगा लोकसभा, 2/3 का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। इसको हम 25% कह सकते हैं, इसको लगभग 66% कह सकते हैं। 66.66 आता चला जाएगा, लगभग 66%। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए 25% वोट हुई, फिर फाइनल करने के लिए कितनी होगी, 2/3 लोगों की वोट होगी। अगर यहाँ से 2/3 लोगों की वोट हो गई, तो ये समझ लो लोकसभा ने कह दिया हम कि राष्ट्रपति को हमारी तरफ से हटा दिया गया है। ठीक है ना, लोकसभा ने हटा दिया। अब लोकसभा, अब सदन तो भैया दोनों शामिल होंगी, राज्यसभा भी तो इसमें इंटरफेयर करेगी, राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करेगी। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो 2/3 का जो प्रस्ताव इनको पास हो गया यहाँ से, है ना, देखो प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 और प्रस्ताव पास करने के लिए कितना, 2/3। प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3। अब लोकसभा भेजेगी इसको, इस प्रस्ताव को कहाँ, राज्यसभा में भेज देगी कि हमने तो हटा दिया, अब तुम देखो। राज्यसभा में भेज देगी। जब राज्यसभा में भेज दिया तो 14 दिन पहले, ठीक है ना, डे लिखना था, 14 दिन पहले सूचना किसको देनी होगी, राष्ट्रपति को देनी होगी। पर जिसको हटा रहे उसे पता भी तो होना चाहिए ना कि मुझे, मेरा काम हो चुका है। जब एक साइड से हटा दिया जाता है तो वो सदन क्या करेगी, उस प्रस्ताव को हटाने के बाद उस प्रस्ताव को राज्यसभा में भेज देगी। और 14 दिन पहले, यानी कि भेज दिया आज, ठीक है, और आज भेजने के बाद राज्यसभा में भेज दिया कि 14 दिन का आपके पास टाइम है, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, 14 दिन पहले किसको इन्फॉर्म किया, राष्ट्रपति को। अब राज्यसभा के पास कितना टाइम है, 14 दिन का। राष्ट्रपति के पास भी कितना टाइम है, 14 दिन का। ठीक है, राज्यसभा के पास टाइम 14 दिन का किस लिए है, कि वो चेक करे कि लोकसभा ने इस बेसिस पे राष्ट्रपति को हटाया है, क्या हम इसके लिए एग्री हैं या नहीं, है ना। राज्यसभा तो खुद को ये प्रिपेयर करेगी। इसी बीच राष्ट्रपति क्या करेगा, इन 14 दिन के अंदर आएगा, कहाँ आएगा, वो अपनी सफाई देगा भी, कुछ तो करेगा ना। वो कहे भाई तुम्हें गलतफहमी हुई थी, मैंने ऐसा ना करा, सच्ची है ना, तो अपनी सफाई देगा। अभी बताओ, सफाई देने के लिए वो लोकसभा आएगा या राज्यसभा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ आएगा, दूसरे सदन में आएगा जहाँ अभी तक वोटिंग नहीं हुई। भाई यहाँ से तो फाइनल है, यहाँ से तो हटा दिया, तो इस 14 दिन के बीच में राष्ट्रपति कहाँ आएगा, राज्यसभा आएगा। या तो वो खुद आएगा या फिर अपने किसी जो उसकी बात को रखे
उसको भेज सकता है, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को राष्ट्रपति भेज सकता है। समझ गए? अब जब राष्ट्रपति आ गया, अगर राज्यसभा के लोगों को समझ में आती है राष्ट्रपति की बात कि हाँ भाई ठीक कह रहा है, गलती से हटा दिया बेचारों को, ऐसी कोई गलती नहीं थी, है ना, हो जाएगा, राज्यसभा मान गई, फिर तो ठीक है, फिर तो राष्ट्रपति बच गया। लेकिन अगर राज्यसभा नहीं मानी, राज्यसभा ने भी प्रस्ताव कितने पारित कर दिया, 2/3 लोगों की वोटिंग हो गई, यानी कि लगभग 66% लोग एग्री हो गए हटाने के लिए, तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति खत्म। बात आ गई समझ में? बात समझ में आ गई? देखो, प्रक्रिया शुरू हो सकती है किसी भी सदन से, शुरू जहाँ से शुरू होगी वहाँ पहले शुरुआत करने के लिए कितनी वोटिंग, 1/4, है ना। और प्रस्ताव को पारित करने के लिए कह सकते हैं फाइनल अप्रूवल देने के लिए कितनी वोटिंग चाहिए हमें, 2/3 वोटिंग का मतलब लगभग 66% लोग इस बात के लिए एग्री हों। ठीक, अब प्रस्ताव एक सदन से हट गया, हमने कहा किसी भी सदन से हो सकता है, ये चीज़ सपोज राज्यसभा में हो जाती तो राज्यसभा 14 दिन पहले कहाँ भेज देता, राष्ट्रपति के पास सूचना भेज देता और प्रस्ताव को लोकसभा में भेज देता। फिर लोकसभा ने भी अगर कर दिया 2/3 से पास तो राष्ट्रपति को हटा देंगे। अगर लोकसभा ने नहीं किया, हम उल्टा चल रहे हैं ना, अब लोकसभा ने नहीं किया तो राष्ट्रपति बच जाएगा। समझ आएगी बात? ये क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी प्रक्रिया भी पूछेगा, प्रक्रिया कैसे पूछेगा देखो, अब इससे क्वेश्चंस देखो, अब इससे क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस संविधान से, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। और क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया कौन से सदन से शुरू हो सकती है, लोकसभा से, राज्यसभा से, किसी भी सदन से, तो किसी भी सदन से हो सकती है। ठीक है, और लोकसभा की प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए, शुरुआत करने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए, इसे कहते हैं बहुमत, यानी कि मेजोरिटी, समझ रहे हैं ना, बहुमत, कितना बहुमत होना चाहिए शुरुआत करने के लिए, 1/4 यानी कि 25%। और ये जो शुरुआत हो गई, अब इसको पारित करने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत। बहुमत समझ रहे हो ना, मेजोरिटी यानी कि वोटिंग कह सकते हैं। पारित करने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए, 2/3। कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया में कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को हमें सूचना देनी पड़ेगी। समझ आ गया, आर्टिकल 61 समझ आ गया। चला आर्टिकल 62 पे, 62 तक ही तो है राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति की पद रिक्ति, पद रिक्ति। पद रिक्ति का मतलब तो कोई लैंग्वेज कुछ भी हो, है ना, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट मेन पता है कि इस आर्टिकल में बेसिकली है क्या, तो किसी तरह से घुमा फिरा के दे दे, आप कर लोगे, है ना। जरूरी नहीं कि जैसा संविधान में लिखा है बिल्कुल उसी टफ लैंग्वेज में आप ऐसे ही लिखो, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो राष्ट्रपति का क्या है, पद, राष्ट्रपति की, अब ठीक है, राष्ट्रपति की पद रिक्ति। पद रिक्ति का मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो क्या क्या कंडीशन से क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या क्या कंडीशन से क्या क्या करना पड़ेगा राष्ट्रपति का पद खाली होता है। तो देखो, राष्ट्रपति का पहले ही सोचो कि राष्ट्रपति का पद किन किन कंडीशंस में खाली हो सकता है। पहले इस चीज़ पे गौर करो। पहला खाली होगा कि जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, है ना, पहली कंडीशन क्या होगी, कार्यकाल पूरा हो जाए, फिर तो हटेगा ही, कार्यकाल पूरा हो जाए, है ना। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो त्यागपत्र दे दे, त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए। तब इनमें आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो यानी कि पूरे वो 5 साल तक रहा है राष्ट्रपति, लेकिन अगर वो त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो यानी कि कार्यकाल के बीच में तो होगी ये चीज़ें, है ना। कोई अपना ऐसा होगा कि मतलब कल को तो होने वाला है, यानी कि कल को मेरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो मैं आज त्यागपत्र दे दूँ, आज रिजाइन देने की क्या ज़रूरत है, अब तो कार्यकाल पूरा हो ही रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं ये तो पूरा कार्यकाल है, और ये दोनों चीज़ें बीच में हो सकती हैं, कार्यकाल के बीच में, है ना। तो ये 62 का फर्स्ट क्लोज है, 62 का सेकंड है। अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है, अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है राष्ट्रपति का, तो हम अगले राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे इसके कार्यकाल पूरा होने से पहले। सपोज करो कि इनका जो कार्यकाल पूरा होना है, को जो अब प्रेजेंट में राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल पूरा होना है 20 मार्च को,
उनका कार्यकाल 20 मार्च को पूरा होना है। तो कार्यकाल पूरा होने की डेट तो पता रहती है कि इस टाइम का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, है ना। देख, त्यागपत्र की हमें नहीं पता वो कब देगा, है ना। डेथ की किसी को नहीं पता वो कब हो सकती है, ठीक है। तो इंसिडेंटली है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने का तो पता है। अगर 20 मार्च को कार्यकाल पूरा होना है तो 20 मार्च से पहले ही क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट करा लेंगे, यानी कि पद खाली नहीं होना चाहिए। क्लियर। जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही एक राष्ट्रपति रेडी रखेंगे, आपका हटते वो बैठ जाएगा। समझ आएगी बात। ये तो कार्यकाल पूरा होने की कंडीशन में, इसको लिख लेना अपने तरीके से। अगर त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए तो 6 महीने के अंदर, ठीक है ना, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर कार्यकाल पूरा हो जाए तो पहले राष्ट्रपति के हटने से पहले चुनाव कराना होगा, या किसी भी तरीके से लिख सकते हो कि कार्यकाल पूरा कंप्लीट होने से पहले आपको दूसरे का चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और आती है, देखो यहाँ तो क्या है, कार्यकाल पूरा हो गया, राष्ट्रपति दूसरा बन गया, सीधी सीधी बात है, वो भी 5 साल के लिए बनेगा, इसमें तो कोई समझने की बात नहीं है। लेकिन अब हमने कहा कि त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव करा देना है, 6 महीने के अंदर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव करा देना है। लेकिन आप ये बताओ कि जैसे कोई 2020 में राष्ट्रपति बना, कार्यकाल इसका 2025 तक चलेगा, 2025 तक चलेगा, 5 साल का होता है। अब सपोज़ करो कि इसके बीच में कि 2022 में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र किसी वजह से, यानी कि राष्ट्रपति हट गया 2022 में, तो 6 महीने के अंदर हमने चुनाव करा लिया। लेकिन ये जो बनकर आया है इसके पास कितना टाइम बचा है, 3 साल का बचा है, 3 साल का बचा है ना। ये जो बनकर आएगा ये 22 से लेकर 25 तक रहेगा या फिर पूरे कार्यकाल के लिए रहेगा। समझ आ रही बात। देखो, अगर पूरा कार्यकाल होता है तो 2022 में चुनाव कराने पड़ेंगे, तो 5 साल 2027 हो जाएगा, है ना, 5/2/2027। लेकिन इस वाले का कार्यकाल कहाँ हो रहा था, 25 में हो रहा था ना, 25 में हो रहा था। तो जो अब आएगा वो 25 तक रहेगा, यानी कि बचे हुए कार्यकाल के लिए रहेगा या पूरे कार्यकाल के लिए रहेगा। ये क्वेश्चन आता है बार बार, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो नए त्यागपत्र देने पर या मृत्यु होने पर जो राष्ट्रपति बनता है दूसरा, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए बनता है या पूरे कार्यकाल के लिए बनता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पूरे कार्यकाल के लिए। किसके लिए बनेगा, पूरे कार्यकाल के लिए, पूरे कार्यकाल के लिए, पूरे कार्यकाल के लिए। अब ऐसा क्यों है, बचे हुए के लिए क्यों नहीं आता, यानी क्या वो 2022 में जो दूसरा नया बना है वो 2027 में हटाएगा, 25 में नहीं हटाओगे उसको, 2027 में हटेगा। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अकेले का होता है, राष्ट्रपति के साथ क्या किसी और का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अकेले का होता है, अकेले का होता है, उसके ऊपर किसी और का चुनाव डिपेंड नहीं होता, तो वो पूरे कार्यकाल के आएगा। लेकिन अगर आप बात करो सांसद की या एमएलए, देखते हैं छोटे लेवल पर ना, एमएलए विधायक जो हैं, अब इतने सारे के सारे विधायक के चुनाव एक साथ होते हैं, सारे के सारे विधायक के चुनाव एक साथ होते हैं। अब उनमें से कोई एक विधायक त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, है ना, यही वाली सेम कंडीशन, उसकी जगह जो दूसरा बनाएंगे, हम 6 महीने के अंदर बनाना पड़ेगा वो भी, उसके अंदर जो दूसरा बनाएंगे वो अगर पूरे कार्यकाल के लिए आए तो सबका कार्यकाल 2025 में ख़त्म है, 2025 में इलेक्शन होने हैं। लेकिन उस अकेले का अगर वो पूरे कार्यकाल के लिए आएगा तो उस अकेले का चुनाव 2027 में कराना पड़ेगा, तो फिर तो वो अकेले का चुनाव आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, मिसमैच हो जाएगा ना सबसे। बात समझ आ रही है ना। तो इसलिए उसको लेकर आएंगे हम बचे हुए कार्यकाल के लिए, जिससे कि वो सबके साथ रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनका चुनाव ग्रुप में हो, ग्रुप में किसका होता है, सांसद का होता है, विधायक का होता है, या फिर जो ये होता है पंचायत वगैरह के चुनाव ग्रुप में होते हैं, सारे जो मेंबर हैं सब एक साथ ही तो बनते हैं, ठीक है। तो जिनके चुनाव ग्रुप में होते हैं उनमें से अगर कोई एक नहीं है ना, किसी वजह से नहीं है, तो उसका जो पद भरा जाएगा, वो जो दूसरा आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, जिससे कि जो आगे इलेक्शन मिसमैच ना हो, सबका साथ में चलता रहे, ठीक। लेकिन जिसके साथ किसी और का इलेक्शन डिपेंड नहीं है,
जिसका अकेले का चुनाव होता है, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो आता है अपने पूरे कार्यकाल के लिए। बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आर्टिकल 62 तक हमने राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत सारी राष्ट्रपति की पावर होती है, ठीक है। कर दे इसको कंप्लीट, टाइम क्या हो गया, जैसे क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोज़। फिर मिलते हैं दोस्तों।